रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर आप सबको कहते हैं, लेकिन दिल बेहद उदास है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। प्रोग्राम का आगाज़ हम इंतहाई अफसोस के साथ करेंगे। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाहजेब, कल का दिन जब ख़त्म हो रहा था तो हमारी सोच थी कि सियासी मामलात गर्मा गर्मी चल रही है, देखते हैं आगे जो है PTI का जलसा कैसा जाएगा, अगले दिन कौन सा होगा, खान साहब क्या बयान दे रहे हैं, हुकूमत क्या कह रही है। और फिर अचानक से रात जैसी आगे बढ़ती गई अफसोसनाक खबर आई और हमारा दिल दहल गया, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी। और एक बच्चे की आवाज़ जो मेरी कानों में रात से गूंज रही है। बिल्कुल बरकत आमेज़ मनाजिर थे और कराची एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक माह के दौरान हमने जामा कराची का धमाका देखा, उसके बाद हमने सदर का धमाका देखा, फिर अब ये बोल्टन मार्केट में मेमन मस्जिद के करीब जो धमाका हुआ, ये 3 धमाके हुए तकरीबन एक माह के दौरान। और इसी तरह धमाके के नतीजे में जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, तकरीबन 3 एहलकारों समेत जो है वो 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक खातून जो है वो इसमें जान बहक हुए हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 बताई जा रही है। सानिया खान इनका नाम है। और जो अफसोसनाक मनाजिर थे जो हम देख रहे थे, जिसमें बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है कि माँ उठो, माँ उठो, वो वाकई बहुत ही अफसोसनाक थे। और हमने देखा भी, हम सब ने देखे वो मनाजिर। मैं चाहता हूँ कि पहले वो मनाजिर आपको दिखाएं भी, क्योंकि धमाके के बाद वहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठे भी हुए। और कमज़ोर दिल के अफराद बेशक ना देखें, अवॉइड करें, क्योंकि हम जिनके दिल इतने मजबूत हैं उनका भी दिल जो है वो दहल गया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी जो दिल के मरीज़ लोग हैं या कमज़ोर दिल के अफराद हैं वो ये ना सुने उस बच्चे की आवाज़। जी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो बच्चा आवाज़ देता गया, लेकिन उसकी वालदा सानिया जो उस वक्त शदीद ज़ख्मी थी, अस्पताल पहुंचकर उनका इलाज होने से पहले ही वो दम तोड़ गई। मुझे सबसे ज़्यादा शाहजेब उस बच्चे का जो है वो उसकी फ़िक्र ज़्यादा हो रही थी कि क्योंकि वो अकेला था, क्योंकि उसको छिपा की एम्बुलेंस उनकी वालदा को लेके चली गई थी, तो पीछे उसके साथ कौन था, किसने ख्याल किया, तो पता चला है कि माशाल्लाह वो अभी सेफ़ है, अपने घर वालों के साथ है। मुझे उसकी खैरियत बड़ी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि उसकी खैरियत हम लोगों को मिले। और उसके लिए बहुत मुश्किल, उसने जो मनाजिर देखे हैं वो ज़िंदगी भर के लिए वो ट्रॉमेटिक हो चुका है। उसके जो नन्हे से दिमाग और दिल पर असर हुआ होगा ना इस हादसे का, हम सोच भी नहीं सकते। हमें बहुत सारी दुआएं हैं उस बच्चे के लिए। फिर वो जिस तरीके से माँ को पुकारता रहा, वो मनाजिर हम वाकई देख के दिल दिला देने वाले मनाजिर थे ये गुज़िश्ता रोज़। खैर ये खबर गुज़िश्ता रोज़ सामने ही, उम्मीद करते हैं आगे हमें इस किस्म के मनाजिर दोबारा ना देखने पड़े। हमारी दुआ भी अल्लाह से। बिल्कुल 3 ब्लास्ट शाहजेब, खुदा न खास्ता ये किस तरीके से कराची के बाज़ारों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है अब हम ये सोच रहे हैं कि कौन सी जगह पर महफूज हैं लोग या नहीं हैं। पुलिस की अब तक की खबरों में मोबाइल को जो है वो टारगेट किया गया था। कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, एहलकार भी ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जल्द। और आप लोग भी कहीं पर जाएं तो कोशिश करें, खुद भी एक तो ज़्यादा रश वाले इलाकों में ना जाएं आजकल, कोशिश करें। और साथ में अगर कोई आपको मशकूक अफराद ऐसे दिखते हैं, कोई मशकूक हरकत दिखती है, तो ज़रूर पुलिस को रिपोर्ट करें, रेंजर्स को रिपोर्ट करें। आगे बढ़ेंगे और मुल्क के इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, मुआशी फैसले हैं, मुश्किल किस्म के मुआशी फैसले हैं, उसकी क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म लंदन से वापस आ गए हैं और उसके बाद जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका इजलास है वो तलब भी कर लिया है। कुछ आम मुलाकातें भी उनकी हुई हैं, मुस्तकबिल के बारे में अपनी फैसला जल्द करने का जो है वो इम्कान भी है।
और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनकी आम मुलाकात हुई अपने बड़े भाई से, उस मुलाकात में भी बहुत सारे फैसले किए गए। तो अब वज़ीर आज़म के मुल्क वापस आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इस किस्म के बड़े फैसले सामने आएंगे। साथ में आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने फजल रहमान साहब से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक हफ्ते क़याम के बाद जिसमें बहुत सारे फैसले उन लोगों ने किए थे, उस पर यह फैसला भी था कि जल्द इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें कुछ दिन जो है इसमें और मज़ीद इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि हम अहम फैसले ले सकें। एब्सोल्युटली इमरान खान को हराने के लिए सारे इकट्ठे हो गए, इनका जनाजा भी इकट्ठा ही निकलेगा, ये कहा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने। एक बार फिर हुकूमत को निशाने पर उन्होंने रख दिया, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने वालों को पैगाम है, हम आज़ाद कौम है, इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब कॉल दी जाए तो ना गर्मी देखी जाए ना बारिश देखी जाए, सब लोग जो आवाम है वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद। तो ये हम देख रहे हैं कि जो है ना अपने फॉलोअर्स को शाज़ेब वो एक पहले चार्ज भी रख रहे हैं वो, और साथ में फौरी इलेक्शन जो है वो चाहते हैं। ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो भी फौरी इलेक्शन चाहते हैं। तो इस वक्त क्या मुल्क के हालात बन रहे हैं, फौरी इलेक्शन होते हैं नहीं होते, ये हमें कुछ ही अरसे में पता लग जाएगा। साथ आपको बताएं कि जैसे कि ये खबरें भी सामने आ रही थी, पीटीआई भी ये मुसलसल कह रही है कि इमरान खान साहब की जो जान है उसको खतरा है। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश कर दी है। साथ में जो वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि इमरान न्याजी मुमकिन खतरे से मुतालिक ठोस सबूत जो है वो पेश करें, वो फराम करें, ताकि जितने भी मामलात हैं वो देखे जा सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी जलसे भी चल रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में जो साबिक इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी हिदायत दी हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। साहब ने यह भी कहा साथ में कि अगर मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह ये बयाना भी सियासी शोशा समझा जाएगा। तो अब जाहिर है बहुत सारे सवालात तो हुकूमत भी फिर उठाएगी। आगे बढ़ते हैं सियालकोट जलसे से। इस तरह कल भी आपने देखा कि कल स्वाबी में बड़ा शानदार पावर शो रहा। आज जो है उनका कोहाट साइड पर है। सियालकोट जलसे से इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी हो गए थे, ये बात आई। मैंने कहा मतलब खान साहब के मोबाइल चोरी हो गए, ये मतलब समझ नहीं आई बात, जबकि वो इतनी सिक्योरिटी में होते हैं उसके बावजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मोबाइल चोरी हो जाते हैं। मतलब ख्याल सोचिए ये तो रिकॉर्ड बन गया वाकई में। लेकिन शहबाज गिल ने ट्विटर पर कहा खान साहब के वीडियो बयान इन मोबाइल फोन से नहीं मिलेंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं फैसलाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी पर समझौता किया गया। अब जब कर्नल साहब हैं, जिनके बारे में इंशाल्लाह थोड़ी देर में भी आपको बताएंगे आगे के प्रोग्राम में, जो उनकी सिक्योरिटी के अब जो है वो जिम्मेदार ठहराए गए हैं, अब उनको बोला गया है कि वो देखेंगे तमाम उनकी खान साहब की सिक्योरिटी के मामलात, और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो निभाएंगे। सो ही बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्टेड भी हैं, और बहुत सारे लोग उनको जो उनकी पार्टी की है पीटीआई के, वो उनको जो है उनके फेवर में भी है। मौजूदा हुक्मरानों में मुल्क चलाने की काबिलियत और अहलियत नहीं है जनाब, ये भी कहा गया साथ में। तो अब कुछ जिक्र हम साबिक वज़ीर आला पंजाब का भी कर लेते हैं, उस्मान बुज़दार साहब का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है। और लीगी रहनुमा अता तारड़ जो हैं, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, और ये भी कहा कि करप्शन के तमाम ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। और साथ में इमरान खान और बुशरा बीबी की हिमायत से अरबों रुपए की करप्शन हुई। तो ये तमाम बातें जो हैं वो की गई हैं लीगी रहनुमा अता तारड़ साहब की जानिब से। साथ में आपको ये बताएं कि दुबई में जो सीनियर सियासतदान हैं फारूक सत्तार साहब और साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद, उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई हैं, मुल्क की सियासी हालात पर बातें हुई हैं, और इस वक्त जो मुआशी चैलेंजेस हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में जो बहुत सारी बातें जो है ना वो बनी गाला से ही जरूर जो है वो मिलती हैं, इस बात का जो है वो बार बार जिक्र भी किया गया। लेकिन आप इससे बताया फारूक सत्तार ने कहा कि सियासी क़यादत मुल्की इदारों को सियासी तनाज़ात से दूर रखे, माशी चल। अब बात समझती है कि इनको निमटने के लिए सख्त और बड़े फैसले करने होंगे। सख्त और बड़े फैसले सर मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं और आप यही सुनते सुनते बड़े हो गए कि बड़े सख्त और अहम फैसले करने होंगे। लेकिन सारी सख्ती सिर्फ आवाम के लिए हो रही है, सख्त फैसले होते ना आवाम के लिए सख्त फैसला तो कोई नहीं हो रहा, सिर्फ सख्त पहाड़ गिराए जा रहे हैं और सख्त जो है वो उनके लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं। और अवाम वोट अवाम दे, सफर अवाम करे, टैक्स अवाम दे, उम्मीद अवाम लगाए, टीवी स्क्रीन पर फ्रीज होके अवाम बैठ जाए, जो होंगे अवाम पर मुसल्लत फैसले वो अवाम ही फेस करे।
ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम सोचती है। खैर, पाकिस्तानी को पैमा तारीख रकम करने लगे और मेरे ख्याल दूसरी एक और खबर आई है, एक ही रोज में 2 बुलंद चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। तो ये जो एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के लिए भी, खासतौर पर कि हुंजा के रिहायशी अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो कि है माउंट एवरेस्ट, उसको सर कर लिया है। और हमने कुछ दिनों पहले आपकी मुलाकात भी करवाई थी एक नौजवान कोपैमा शरोज काशिफ से भी, जो कि नेपाल की चोटी सर कर चुके हैं और वो भी दुनिया की तकरीबन चौथी बुलंद तरीन चोटी आए थे। अब आप ये देखें ना सर कि एक तरफ आपके पाकिस्तानी आपका नाम रोशन करने के लिए किस किस तरह, मतलब बकाया दिमाग नहीं, जबान नहीं, पूरा जिस्म जो है, पूरा फिजिकल जो है वो एफर्ट लगा के अपने कंफर्ट जोन से निकल के, ऑक्सीजन की कमी होती है जब आप हाइट पे जाते हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं, कितनी जगहों पे आपको लगता है आप गिव अप कर जाएं, छोड़ो यार क्या झंडा लहराएंगे जाके, लेकिन नहीं, उनकी मोहब्बत अपने मुल्क से इतनी है, वो जुनून इतना है उस परचम के साथ कि वो कहते हैं नहीं, मैंने लहराना है पाकिस्तान का झंडा। और यहाँ हम देखें दूसरे हालात, अगर दूसरी तरफ देखें तो हम एक दूसरे की में रखे हुए एक दूसरे के ऊपर इल्जामात जो हैं वो बहुचार हो रहे हैं। शाहज़ेब, क्या एक आम इंसान ये चीजें नहीं देख रहा होता? बिल्कुल, और यही दो पहलू हैं जिस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो पूरी कोशिश करते हैं पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने का, और उसके लिए मेहनत करते हैं, और ये मेहनत एक दिन की नहीं है, ये कई कई साल लग जाते हैं इनको, जिसकी प्रैक्टिस होती है इनकी, और बाकायदा तौर पर जिस तरह फिर अटेम्प्ट की जाती है। ये शुभनामा के साथ साथ, और अब हम शुरू करेंगे बाकायदा प्रोग्राम का। अच्छा जनाब, सुना है कोई बैठक लगने वाली है शाहज़ेब साहब? बिल्कुल, बैठक लग भी रही है और बैठक लगने भी वाली है। इत्तेहाद की मुशावरत भी जारी है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ चुके हैं, तो इत्तेहादी जमातों से मुलाकात के लिए भी अब बाकायदा तौर पर जो है वो उसमें तेजी आएगी। और वज़ीर आज़म ने आज काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है, बड़ी बैठक भी लगाई जाएगी, मुस्तकबिल के बारे में हतमी फैसले किए जाएंगे, और फैसले इस वक्त जो किए जाएंगे वो वाकई बड़े फैसले होंगे कि क्या करना है, क्या अभी हुकूमत कंटिन्यू करनी है या असेंबलियां तहलील होने की जो बातें हो रही हैं वो सच साबित हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इलेक्शन की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में हमें सब कुछ पता लग जाएगा। अलबत्ता लंदन में जरूर डिस्कस हुआ है कि वी विल ट्राई टू डिले द इलेक्शंस बिकॉज वी हैव टू टेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस, और वो तभी लिए जा सकते हैं कि ये ना हो हम डिसीजन ले लें और फिर जो है वो इलेक्शन भी कराने की बात हो जाए। तो ये बात जरूर सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने जरूर ये बात कही कि ये ना हो कि डिसीजन ले लिए जाएं और उसके बाद जो है वो हमें इलेक्शंस की जो है वो खबर सुनने को मिले। तो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले किया जाए। साथ साथ जो है हुकूमत इत्तेहाद में शामिल कोई सीनियर रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत पर दी गई सब्सिडी खत्म करने की हक में नहीं है, ये बात भी जरूर आई है सामने, क्योंकि इन्हें शदीद महंगाई का डर है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ रब्ता किया है बिल्कुल पीपी रहनुमा है सेनेटर कामरान साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। सर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर साहिबा, सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछेंगे क्योंकि हमारी तरफ से यही सुन रहे हैं, क्या असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं बहुत जल्द? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी की तो बहुत एक क्लियर मौक़िफ़ था शुरू से कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान आज जिस चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है उसमें जब तक हम वो डिसीशंस ना करें जो कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले आएँ, उसके बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। यानी एक बहरान के बाद पाकिस्तान को एक और बहरान का शिकार करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन साहिर साहब, क्या पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत पर दी गई सब्सिडी खत्म करने के हक में है? देखिए, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो है साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा तफसीली प्रेसर आया था, और उन्होंने बताया था कि अगर पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा किया जाता है तो उसका असर हर जो है कमोडिटी पे पड़ता है, जिसका बराह रास्त जो है वो असर पाकिस्तान के अवाम पे पड़ता है। तो ज़ाहिरी बात है इस वक्त तमाम सियासी जमातें इस बात में जो कि हुकूमत में है वो बहुत रिलक्टेंट हैं कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF से जो मुआहदे साइन किए हैं पिछली हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया, उसमें ऐसी शराइत इन्होंने साइन कर दी हैं जिन शराइत ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात में डाल दिया है। यानी पहले इन्होंने शराइत साइन कर दी कि हम जो है वो कोई किसी किस्म की सब्सिडी, कोई रियायत नहीं देंगे, फिर उन्होंने जो है ये भी कह दिया कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, और उसके बाद जब इन्हें लगा कि इनकी हुकूमत जो है अभी जा रही है तो एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करके उन्होंने जो है वो न सिर्फ ये कि उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की
कीमतें भी कम कर दी और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि जून तक नहीं बढ़ाएंगे। अब जो है, जो इस वक्त जो हुकूमत है वो तमाम जो हालात हैं, तमाम अवामिल हैं, उनका जायजा ले रही है। वी वुड लाइक टू गो फॉर द बेटर नेगोशिएशंस विद IMF। आई होप कि जो ना वो कुछ बेहतर साबित हो। जी, वो बेहतर साबित हो। लेकिन सहर कामरान साहिबा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है, बार बार हम सुन रहे हैं, आज आम बैठक भी होने जा रही है कि सख्त फैसले किए जाएंगे इस आम बैठक में। ये सख्त फैसले क्या हैं? क्या हम ये समझें कि वो सख्त फैसला ये होगा कि आपकी जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो इस वक्त सब्सिडी है वो खत्म कर दी जाएगी? क्या सख्त फैसले होने जा रहे हैं? देखिए, जमीनी हालात का जायजा तो लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को जिस जगह पे छोड़ के गए हैं, ये पिछले 3.5-4 साल में जहां तक पहुंचा दिया है, उस बहरान से कैसे बाहर निकालें। और ये कोई पहला वक्त नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी बड़ी आजमाइशों से बाहर निकला है। आपको पता है, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे उसके बाद भी पाकिस्तान पे जो है वो सेंक्शंस भी थी इकोनॉमिक। उसके बाद जब जल्जला आया, सैलाब, बारिशें आई, दहशतगर्दी थी, तो पाकिस्तान ने बड़े जो है ना चैलेंजेस का सामना किया। जो कौम की यूनिटी है वो पाकिस्तान को वो हिम्मत देती है कि वो तमाम चैलेंजेस से बाहर निकले। इस वक्त भी जो है मैं समझती हूँ कि यही इसकी बहुत ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातों के ऊपर जो यूनिटी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ जिम्मेदारी है और इनको पूरी करनी होगी। ये भी देख रहे हैं कि टारगेटेड किस्म की सब्सिडी दे दें उन लोगों को जो कि लाइक मोटरसाइकिल्स हैं जिनके पास, या कम आमदनी वाले लोग हैं। अब वो मैकेनिज्म जो है ना उसके ऊपर जो है वो कंसेंसस एक बिल्ट होगा, उस पर मुशावरत होगी। डेफिनेटली देयर वुड बी सम बेटर आउटकम। मे बी 2-3 महीने के लिए मुश्किलात हो और उसके बाद एक बेहतर जो है वो हम रास्ते की तरफ चल पड़े। मुश्किलात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गलत शराइत साइन की हुई है, इसमें कोई। और देखें, जब आप कुछ साइन करते हैं ना ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो स्टेट जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं कि आपने उनको पूरा करना है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर जब आ जाए तो फिर आपको उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। अब कोशिश करेंगे कि बेहतर जो है नेगोशिएशंस करके उसमें कुछ रिलैक्सेशन ले सकें ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को जो रिलीफ है वो भी दे सकें। दूसरा ये कि एक कारोबार का पहिया चले। एक जो है लोगों को जब एक ट्रस्ट आ जाता है ना आपके कारोबारी मामलात के अंदर, तो फिर उससे भी ये होता है कि बेहतर हो जाती है मईशत। अच्छा, तो सर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक कोविड बहुत बड़ा चैलेंज था पूरी दुनिया में अपने अपने एस्पेक्ट्स के और अपने अपने एंड्स के हिसाब से, आपको लगता है पिछली हुकूमत जो है वो कोविड की वजह से भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी? इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर देम, या आप समझती हैं वो इजीली ओवरकम हो सकता था? देखिए, बात यह है कि अगर मैं आपको याद कराऊं कि जब असद उमर को तब्दील किया गया उसको कोविड नहीं था, और कोविड से पहले ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डूब रही थी। क्यों? इसकी वजह ये थी, एक तो गैर संजीदगी थी, गैर तजुर्बेकारी नहीं थी, और बिल्कुल जो है इमरान खान साहब एक आइसोलेटेड जो है एक मोड में थे जहाँ पे वो चाहते नहीं थे कि वो पार्लियामेंट में आए, लोगों को एतमाद मिले, बाहमी मशावरत करें। तो और वो जिस किस्म के फैसले आप बताएं, 4 जो है आप वजीर खजाना बदलेंगे, कोविड ने तो नहीं कहा था। फिर जिस तरीके से जो आप ये देखें कि जो टॉल क्लेम्स थे, जो कमिटमेंट्स थी, वो तो सारी गलत साबित हुई ना। आप उनको किसी छोटी सी कमिटमेंट को आप ले लें, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे और गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना देंगे, और हम जो है वो वजीर आजम हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के असासे बेच रहे हैं। देन उसके बाद किया क्या इन्होंने? ठीक है ना। इसी तरीके से जो इन्होंने दावे किए थे कि हम पता नहीं 200 बिलियन ला के जो है वो मुंह पे मारेंगे, तो वो क्या हुआ? वो जैसे 35 पंक्चर वाला एक जो है वो ब्लफ था, ये भी उसी तरीके का एक ब्लफ था। मिथ के ऊपर जो है, ना तजुर्बेकारी के ऊपर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए, और एक दिन के भी संजीदगी नहीं दिखाई। देखिए, जो हुकूमतें होती हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो सबको साथ लेके चले, उनकी कोशिश होती है कि वो मुल्क में माशी और जो है वो सियासी इस्तेकाम लेकर आए। लेकिन इमरान खान साहब को तो पहले दिन से तौर तरीका यही था कि वो ना सियासी इस्तेकाम चाहते थे, ना जो है वो माशी इस्तेकाम चाहते थे, और उन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया। सैर साहिबा मुझे ये जरूर बताइएगा, इस वक्त पीपल्स पार्टी जिस तरह से ये बार बार कह रही है कि जो इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद इंतखाबात हों, लेकिन जो प्रॉब्लम है जिसका सबको पता भी है, नून लीग भी बड़ी कंसर्न्ड है, वो ये है कि इस वक्त जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो नून लीग से हैं, शहबाज शरीफ साहब। और इस वक्त जिस तरह से ये आम बैठक भी हो रही है, उसमें सख्त फैसले अगर किए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के हवाले से हों, वो सख्त फैसलों का जो बोझ है वो अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आएगा। तो आप समझती हैं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी जो टेंशन है वो सिर्फ नून लीग को है?
नहीं, मैं समझती हूँ बहुत गलत तासुर है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त एक बहुत अहम वजारत पर हैं, जो वजारत खारजा है, और आप देख रहे हैं कि बहुत मुतहर्रिक भी हैं। जिस दिन से आए तो आपको लगता है कि जी वजारत खारजा के अंदर कोई काम शुरू हो गया है, एक जो जम्मू तारी था वो ख़त्म हो गया है, हम जो है दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ। अभी वो जो है यूएई गए कल, आज जो है वो अमेरिका जाएंगे, उसके बाद चाइना जाएंगे, उसके बाद वो डिवोर्स जाएंगे। तो ये एक जो है मतलब हम दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा बयानिया है, जो हमारे मसाइल हैं, उन सबको सामने रख भी रहे हैं, और दुनिया के मसाइल के अंदर भी हमारा जो किरदार हमने अदा करना है वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत, मैं समझती हूँ, इतनी अहम वजारत देने का मकसद यही है कि हम साथ खड़े हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि किसी एक जमात के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा रही है। और कल आपने देखा कि वजीर आजम ने मुलाकातें की साबिक सदर मुमलिकत, यानी कि अगर सब फैसले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तमाम इत्तेहादी जमातों पर भी होगी और इस वक्त जो जिनके वजीर आजम है उन पर भी होगी। आपका कहने का मकसद ये है? जी बिल्कुल, देखिए यूनिटी हुकूमत है और तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से हो रहे हैं। ठीक है, और हम ये जिम्मेदारी मिलके ले रहे हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अवाम की फलाह के लिए और मुल्क में इस्तेकाम के लिए वो मेजर्स लिए जाएं जिनकी बड़ी जरूरत है। देखें, बात बीमारी होती है, बिल्कुल आप लोग ये जिम्मेदारी मिलकर ले रहे हैं। इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें वो भी जिम्मेदारी मिलकर ले रही हैं। थैंक यू वेरी मच सर कामरान साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उस पर बात करना बहुत जरूरी थी। खैर, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक के बाद जो स्टोरीज हम शामिल करेंगे वो बड़ी हॉट स्टोरीज हैं, क्योंकि वो हॉट वेदर के बारे में। और इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक इस वक्त शिद्दत है मौसम में, एक हॉट वेव चल रही है, हीट वेव चल रही है, और उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, उसमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे कि हम उस तरह के सेगमेंट्स भी करते हैं कि आपको बाहर निकलना है तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि जिस तरह से अब खबरें सामने आ रही हैं शहर कराची से खास तौर पर, तो उसके बाद हमारा कंसर्न ज्यादा बढ़ जाता है और हमें एहतियात ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है इस हवाले से, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ना सर्दी की हमारे शहरों और इलाकों में इतनी आदत है बर्दाश्त करने की, और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से दो बड़े अफसोसनाक वाक़े आए, एक मकामी क्रिकेटर और फुटबॉलर जान से अपनी हाथ धो बैठे इस गर्मी की वजह से। इसलिए इस सूरत हाल में जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, स्पेशली मजदूर, राइडर्स, रक्शे वाले, बाइक पर जाने वाले, और बच्चे, स्टूडेंट्स, एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाइक पर जाते हैं अपने माँ बाप के साथ या खुद भी बाइक चलाकर। इसी सूरत हाल में क्या एहतियाती तदाबीर? कल मैं देख रहा था 2 बच्चे जो हैं वो बाइक पे सवार थे, जाहिर बात है अपने वालिद के साथ, और उनका कोई किसी ने सर नहीं ढांपा, उनके कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं थी, डायरेक्टली धूप उनके सर पर पड़ रही थी, उनके जिस्म पर पड़ रही थी। और फिर जाहिर बात है बच्चों के लिए इस वक्त ज्यादा ही खतरनाक है। तो हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं आप सबसे कि जो भी बाहर निकले, चाहे पैदल निकलें, बाइक पे निकलें, गाड़ी पे इवन निकलें, कोशिश करें कि अपने आप को कवर ऐसा करें कि आपके ऊपर डायरेक्टली धूप ऐसी ना पड़ेंगे। ये धूप है, सिर्फ धूप पड़ना अच्छी बात है, आपको विटामिन डी वाला अलग फैक्टर है, उसका भी टाइम है ना, वो टाइम है उसका। और अभी जो एक्सट्रीम वेदर है आपका, दोपहर 12-1 बजे का जो आपका मौसम होता है गर्मी का, उसमें कोशिश करें कि अपनी एहतियात बढ़ा दें, क्योंकि इस किस्म के वाकयात सामने आ रहे हैं। बस शाहजेब, आपको नहीं लगता कि शायद ट्रस्ट लेवल उनका है ऐसा कि वो कहते हैं कि नहीं न्यूज में क्या है, न्यूज में तो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, बट मौसम आप खुद देख रहे हैं, बाहर आप खुद जा रहे हैं कि जब तक हमारे साथ कुछ होना ना जाए हम उस पे यकीन करते ही नहीं, बड़ी प्रॉब्लम। अफसोस की बात है। इसी मौजूद पे हमारे साथ मजीद बात करने के लिए लियाकत नेशनल अस्पताल के डॉक्टर समर अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से आप हमारे साथ बाहर आते हैं। गर्मी और जो है धूप में खेलने से जिंदगी का, देखिए इन लोगों ने बड़ा अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आया, जिंदगी का जो है वो खात्मा हुआ। अगर क्या मतलब वजह बनती है आपकी नज़र में, आप जरा सा गाइडलाइन भी थोड़ा दीजिएगा कि लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आपने तारुफ किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आपने मुझे लिया। अच्छा देखिए, आपने बड़े 2 अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं
तो उसके हवाले से सबसे पहले देखिए 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और ये ख़ास तौर पे अगर हम बोलें कि गर्मी के असरात हैं, अच्छा गर्मी के असरात भी 2 किस्म के होते हैं और वो है क्या उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये ख़ास तौर पे उन लोगों में होता है जो गर्म जगहों पे या धूप में चलने से या धूप में स्ट्रेनस एक्सरसाइज या वॉक करने से उनको ये असरात सामने आते हैं। ये होते मेन 2 किस्म के हैं। एक होता है गर्मी की वजह से थकावट, जिसको हम हीट एग्जॉशन कहते हैं, और दूसरा होता है कि गर्मी की वजह से सदमा, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो पहले हीट एग्जॉशन और उसके बाद हीट स्ट्रोक, यानी पहले गर्मी की थकावट और उसके बाद गर्मी का सदमा। तो अगर आप हीट एग्जॉशन पे ही बचा लें या उससे, यानी इसके एहतियाती तदाबीर दोनों के होते हैं। अगर आप पहले से ही एहतियाती तदाबीर लेंगे तो उससे आप दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन जब आपको थकावट का पता चल जाए तो आप उसको सदमे से भी बचा सकते हैं। तो इसके कुछ तरीक़ेकार हैं। तो अब ख़ास तौर पे अगर आप इसका मैकेनिज़्म देखें तो ऐसा होता है कि गर्मी में आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि गर्मी में जो काम करते हैं, जिस तरह मज़दूर आपने किया जो गर्मी में खेलते हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे इस गर्मी के सीज़न में उस जगह काम ना करें तो बेहतर है। और अगर वो गर्मी में काम कर रहे हैं तो अगर किसी को ऐसी अलामत हो रही है तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप उसको ठंडी जगह पे ले जाएं, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर किसी को ये लगता है यानी कि डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि जो डेथ अगर किसी की होगी, वो बाहर चाहे खेल रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसकी जो वजह है वो डिहाइड्रेशन की ही है। जी, डिहाइड्रेशन है, नमकियात की कमी है। अच्छा, जब किसी को लगे कि उनका पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है या पानी की कमी या ऐसा बहुत, यानी पानी सांस तेज़ तेज़ ले रहे हैं, तो उसकी सूरत में आप पानी का इस्तेमाल साथ में आप अगर पॉसिबल हो तो आधा चाय का चम्मच नमक डाल के पानी में ले लें और पानी का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे और गर्म कपड़े ना पहनें, गर्म कपड़े पहनेंगे तो और ज़्यादा ये मुसीबत सामने आ सकती है। अल्लाह खैर करे। लाकित नशर अस्पताल से आप डॉक्टर समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मामलात में डॉक्टर साहब किस तरह की ऑर्गन फेलियर का खतरा हो सकता है? अच्छा देखें, अगर आप बात करें तो अगर सबसे पहले आप ये देखें कि पानी की कमी की वजह से गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, पट्ठों की जब पट्ठे मुतासर होते हैं तो वहाँ से एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं, वो भी गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं। दिमाग मुतासर हो सकता है, दिल मुतासर हो सकता है। तो सारी नमकियात के डिसबैलेंस की वजह से हेड टू टो सारे ऑर्गन्स, इवन ख़ास तौर पे जो शुरुआत होती है वो आपकी होती है कि पेट के पट्टे और टांगों के पट्टों के दर्द से शुरुआत होती है, बुखार की कैफियत से शुरुआत हो सकती है। तो हर ऑर्गन मुतासर हो सकता है। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि पानी की कमी से गुर्दे मुतासर हो सकते हैं, तो इसमें एक तो पानी की कमी, दूसरा हीट वेव्स की वजह से आपके पट्टों से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो भी गुर्दों को मुतासर कर सकते हैं। तो इसका इलाज यही है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, ठंडी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, गर्म कपड़े ना पहने, और नमक का इस्तेमाल उस सूरत में आप जब आपको पसीना ज़्यादा आए तो आप करें। अब इसका एक सवाल होता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल करें या ना करें। तो देखिए, उस सूरत हाल में आपका जाहिर सी बात है, जब पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा तो नमकियात की कमी होगी। तो उस सूरत हाल में आप ये आर्जी तौर पर नमक लेके जब ठंडी जगह पे आ जाए तो आप अपना बीपी चेक कर लें। लेकिन अमूमन इसमें दिल की रफ्तार भी तेज़ होती है, बुखार का भी कैफियत होती है, पेट में दर्द भी होता है, पट्ठों में दर्द भी होता है, गुनूदगी भी तारी हो सकती है। तो ये सारी अलामात हैं जिनसे हम बच सकते हैं वैसे और पानी का इस्तेमाल करके। इन अलामात को देखकर बचा जा सकता है। लेकिन वैसे एक नॉर्मली मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आम लोग जब बाहर निकलते हैं तो ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि किस टेम्परेचर में या किस किस्म के मौसम में, जिस तरह के माहौल में हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान का जैसा मौसम है, उसमें बाहर निकलना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ताकि ये एहतियात कर ली जाए कि गैर ज़रूरी फिर बाहर ना निकला जाए। अगर निकला जाए तो एहतियात के साथ निकला जाए। जैसे कि आजकल हीट वेव का बहुत जिक्र किया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर कहा जाता है या बताया जाता है कि जब इतना टेम्परेचर हो तो कोशिश करें कि बाहर ना निकलें?
अच्छा देखिए, जो रेकमेंडेड अगर आप कहें तो वो कहते हैं कि देखिए एग्जैक्ट हर बुक में आपको अलग अलग में हर इंसान की बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है, लेकिन कहते हैं कि 41 डिग्री से ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि इनको 41 डिग्री वो ज़्यादातर कहते हैं। लेकिन आप ये भी देखें, हमने ये भी लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 39 पे भी हमने देखा है, 38 पे भी देखा है, डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमिडिटी एज वेल, नमी का भी इसमें बहुत अहम रोल होता है। तो अगर आप ये बात करें कि 41 इज द कट ऑफ, लेकिन हमने पहले भी देखे 41 से और 41 पे भी नहीं देखे, तो रफली आप कट ऑफ 41-40 आप ले सकते हैं। क्योंकि कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आपको पता नहीं लगता कि टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से आपको नुकसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब इस तरह की जो सिचुएशन अभी आ रही है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? इस तरह दर्ज हरारत इस वक्त चल रहा है, अभी तो हीट वेव मजीद बढ़ेगी, कह रहे 19 तारीख से और एक हीट वेव आने वाली है। शहरी गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ें जो कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें, कुछ हाईलाइट्स आप दे सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं, ताकि आपकी तरफ से आएगा तो मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी। जी अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले बात कि गैर ज़रूरी तौर पे गर्म जगहों पे ना जाएं। गैर ज़रूरी तौर पे जो जिनकी मजबूरी है उनको तो छोड़ दें, लेकिन जो गैर ज़रूरी तौर पे गर्मी में काम ना करें, गैर ज़रूरी तौर पे गर्म कपड़े ना पहने। दूसरी बात, जो जिनकी मजबूरी है वो अपने साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, पानी की बोतल रखें और नमक डाल के आधा चाय का चम्मच नमक डाल दें, या 1 चाय का चम्मच 1 लीटर पानी में डाल दें नमक का। तो और वो मुसलसल वक्तन फ़वक्तन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर उनको ज़रा सा भी लगता है कि उनको पसीना ज़्यादा आ रहा है या टांगों में दर्द है या पेट के पट्ठों में दर्द है, तो फ़ौरन उस जगह फ़ौरन छोड़ें और ठंडी जगह पे आ जाएं। और अगर किसी को लगता है कि उस वक्त वो इमीडिएटली गुनूदगी तारी हो गई है, इमीडिएटली बेहोश हो रहे हैं या पहचान नहीं रहे या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो फ़ौरन हस्पताल ले जाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इमीडिएटली हम ये कोशिश ये करते हैं कि आप उनको ठंडी जगह पे मूव करके ठंडे तौलिए या ठंडी चादरों में लपेट दें। कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं कि ठंडे पानी के टब में डाल दें। तो गैर जरूरी तौर पर पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कीजिएगा बात, लेकिन ये बताइएगा कि ये जरूर कहा जाता है कि एकदम से गर्मी में ठंडी में ना आओ, ये जरा क्लियर करिएगा कॉन्सेप्ट इस हवाले से कि कहते हैं एकदम से गर्म से ठंडे में ना आओ, एकदम से ठंडे से गर्म में एसी के हवाले से भी कहा जाता है, एसी के हवाले से अचानक आप गर्मी में ना निकलें, अचानक ठंड में ना आए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा पुराना है, ये हीट स्ट्रोक पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हीट स्ट्रोक होता ही गर्मी की वजह से। जब आप ठंड पे आएंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तो ये हीट स्ट्रोक पे ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है। ये हैं कहावतें हैं, कुछ लोग कहते हैं ठंडा गरम, गरम ना ले, ठंडा ले, ठंडा फगर। लेकिन ये हीट स्ट्रोक पे अगर आप ठंडे पे फ़ौरन जाएंगे तो यू विल फील बेटर। और आप इमीडिएटली हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया, अगर वो बेहोश नहीं है तो इमीडिएटली ठंडे पानी के टब में डाल दें। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसको क्लियर कर लें कि हीट स्ट्रोक में कोशिश करके फ़ौरन ठंड में आए, ताकि आप जो चीज़ें, जो ऑर्गन मुतासर हो सकते हैं उससे आप बचा जाए, तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन किया आज सुबह पाकिस्तान के साथ, आप हमारे मेहमान बने, बहुत शुक्रिया। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहजेब, क्या ख्याल है, एक छोटा सा वक्फा ले लिया जाए यहाँ पे? मेरा ख्याल है ना, एक छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा हमारे साथ। शाहजेब बरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। आसान हो गई। एक बार फिर मस्ती देने का बहुत शुक्रिया। शाहजेब बरमाया कर रहे थे आपका इंतजार, बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं 92 न्यूज पर। शाहजेब, आपको याद है हम एक दफा डिस्कस कर रहे थे एक बात, और मैंने लिंक बात कही थी, आपने आपकी सारी बातें याद रखता हूँ। वेरी गुड ब्रदर, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसके। लेकिन वो वाली बात आपने एकदम से सवाल किया था बेसाख्ताई के साथ, तो क्या डॉलर 200 रुपए हो जाएगा? मैंने कहा लग तो ऐसे ही रहा है हालात के ऊपर, डॉलर महंगा हो रहा है जनाब, स्टॉक एक्सचेंज के हालात आप देख रहे हैं, महंगाई के हालात आप देखें, ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 195 रुपए का हो गया है, 200 टच होने वाला है। सोना महंगा हो गया, मतलब क्या चीज है जो महंगी नहीं हो रही इस वक्त मुल्क में। लेकिन ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? स्टॉक मार्केट की बात करें
तो वहां पर भी हम Seriously? मंदी देख रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल हमें जाननी है, इसीलिए हमने रब्ता किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब से। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी जॉइनिंग अस। और बहुत सारी आज आपसे बातें पूछनी है कि हम तो बड़े परेशान हैं हालात देखकर, सोना भी महंगा हो रहा है, डॉलर मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है, फिर हम स्टॉक मार्केट देखते हैं तो वो नीचे आ रही है, कारोबार हमें कहीं नजर नहीं आ रहा ठीक से, हम मुआशी चैलेंजेस का शिकार भी है इस वक्त मुल्क। तो ये हालात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं या इस वक्त कहाँ खड़े हैं हम लोग? खुर्रम भाई, ये मुल्क हमारा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमने डिस्कस किया भी था पहले भी, आपको याद होगा कि ये तो होना ही था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती टाइम पे और उसकी प्रायोरिटी अगर कंट्री नहीं है और पॉलिटिकल कैपिटल है तो फिर ये तो होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो आई थी अगर ये आते ही जो है वो कड़े फैसले, ये जो हम हमेशा कहते हैं कड़े फैसले, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की होती हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो थोड़ी बढ़ानी थी ताकि जो है सब्सिडी जो है वो कम होती। क्योंकि सब्सिडी जो दी जा रही है इस वक्त वो एक तो जो है उनको भी दी जा रही है जो डिजर्विंग नहीं है, नंबर वन, एटलीस्ट उनसे हटा देते। और फिर साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्क फ्रॉम होम कर लेते या फिर एक जो है दिन कम कर लें काम का, तो उससे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे हमारा प्रेशर जो इम्पोर्ट पे है, बाहर से हम जो तेल मंगवाते हैं उस पर कम आएगा, तो इसलिए हमारा डॉलर जो है वो हमारे पास थोड़ा बचेगा। जो हालात जो अभी कह रहे हैं तो वो ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने जो है उस वक्त फैसले कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किए, और वो ये कह रही है कि जी हम क्यों करें, पिछली गवर्नमेंट ये करके गई है तो हम क्यों उसका सारा मलबा अपने सर लें। तो देखें, टू एन एक्सटेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट यही करती है और पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए वो इस तरह के कड़े फैसले नहीं लेती, तो उसका नुकसान ही होता है कि मुल्क जो है सफर करता है। और आप देखेंगे कि 195 जो डॉलर हो गया है, 194-195 के पास आ गया है, वो बेसिकली अब महंगाई में तब्दील होगा। और महंगाई में तब्दील होगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम जो है 80% हिस्सा अपनी रिक्वायरमेंट का बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो तेल हो, खाने पीने की चीज़ें हो, रॉ मटेरियल हो, या कोई भी अगर इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हो, वो भी हम ज़्यादातर बाहर से ही मंगवाते हैं, क्योंकि हमने सेल्फ सफिशिएंसी पैदा ही नहीं की अपने आप को पिछले 20-25-30 सालों में। तो उसका हाल यही होगा कि स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, IMF भी ऑन बोर्ड नहीं आएगा, और आपका रुपये भी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट जो है कमजोर होता रहेगा। तो आपके हालात जो है वो खराब होंगे, ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे, और डिले करना जो है वो बहुत खतरनाक है। तो खुर्रम भाई, इस तरह आज भी बहुत सारे डिसीजंस होने वाले हैं, एक इत्तेहादी जो है वो बैठक लगने वाली है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि हालात, ये तो पहले से पता था कि इस तरह के हालात होंगे, अग्रीड, बट देन अगेन वही उम्मीद वाला सवाल कि मालियाती जो है वो पैकेज मिलने के बाद कोई हालात बेहतर होने के चांसेस या कोई इम्कानात? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें, बात वही है कि हम ये स्टॉप गैप सोल्यूशन ढूंढते हैं हमेशा कि जी हमें सऊदी अरेबिया 2 अरब डॉलर दे दे, UAE 3 अरब डॉलर दे दे, चाइना 4 अरब डॉलर दे दे, और हम उसी पे चल रहे थे। पिछले 3-4 साल से भी उसी पे चल रहे थे, और उससे पहले भी हमने कर्जे बहुत ज़्यादा लिए हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये कि हम कर्जा बहुत ज़्यादा जो है उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, और अपनी जो है सोवरेनिटी जो है, अपनी जो हमारी सालमियत है वो बेसिकली दाव पे लग जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मैं कहता हूँ ना कि आज का कर्जा बिल्कुल। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हम बहुत सारी बातें आपसे पूछना चाह भी रहे थे, क्योंकि पेट्रोल पर दी गई सब्सिडी भी खत्म की जा रही है, तो उसके बाद क्या हालात होंगे, कितनी महंगाई होगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। तो क्या आपको पता है कि कराची से स्कर्दू तक अगर आपको सफ़र करना हो तो कितना वक्त लगता है? जब हम हवाई जहाज़ का जो है जिक्र करते हैं माया, तो तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं हमें कराची से स्कर्दू जाने में, स्कर्दू से कराची आने में। लेकिन और ही बहुत सारे जरिए हैं, और ही बहुत सारे तरीके हैं जो हमें तो नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर जिनका पैशन हो और जो एक दफ़ा सोच लें कि ऐसा करना है, तो फिर उनके लिए बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं और फिर वो करने निकल पड़ते हैं। बस आई एग्री विद यू, बिकॉज शाहज़ेब, हम तो अभी तक आपने जैसे कहा कि जाने कैसे पड़ेगा कराची से स्कर्दू में, हमने अब तो एयरपोर्ट भी हो गया, ओपनिंग हो गई, हम तो जहाज फ्लाइट पकड़ेंगे और चले जाएंगे, लेकिन एक और रास्ता भी है, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और वो वाली बात है कि सिर्फ पैशन ही नहीं, बहुत सारी वर्किंग जो है वो प्रैक्टिकलिटी के साथ करनी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे टूरिज्म एक इतना अहम मौजू है, एक इतना अहम हिस्सा है, इतना खूबसूरत हिस्सा है हमारे मुल्क का, वहां को अगर कोई एक्सप्लोर करता है ना तो उसको ब्रावो। लेकिन दरियाए सिंध में बहते हुए आना, ये हमने पहले तो कभी नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा। हाँ, नहीं। और ये क्या पॉसिबल है, कितना चैलेंजिंग है, कितने मसाइल आते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं।
कि आप दरियाए सिंध के जरिए कराची पहुंच जाएं, और वो भी स्कर्दू से भी आगे एक जगह है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी जगह है। शाजिद तो वो बताते जाएं, जो तस्वीरें वो देख रहे हैं वो किसी गूगल से नहीं निकाली हुई है, बिल्कुल, ये जरा बता दें सब। ये हम जिनको दिखा रहे हैं ये बेसिकली मशहूर एंकर वजाहत मलिक साहब हैं, जो कि कश्ती में कराची तक उन्होंने सफर किया है और दरिया सिंध के थ्रू किया, लेकिन ये पूरा सफर किस तरीके से किया गया, दरिया को राफ्ट करते हुए कराची वो पहुंचे हैं, इस पूरे सफर के बारे में हम जानना चाहते हैं। डिटेल्स उन्हीं से ले लेते हैं कि ये बेसिकली इंडस एक्सपीडिशन का नाम जो उन्होंने दिया है ये क्या था, किस तरीके से उन्होंने जो है वो ट्रैवल किया, उनके साथ कितने लोग थे, उनकी टीम मेंबर्स कितने थे, तो इसी पर बात करने के लिए हमने उनको दावत भी है। अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग के साथ साथ ये जो हम पिक्चर्स देख रहे हैं ये जरा स्टोरी तो बताएं। ऐसा लग रहा है मैं कोई सीरीज की तस्वीरें हैं या कहीं गूगल से हमने निकाली है राफ्टिंग की, बट एक्चुअली आई कैन सी यू, तो आप हैं उन तस्वीरों में, इसलिए वो सबूत हो गया। सो आपका सवाल क्या है? बेसिक मेरा सवाल ये है कि ये दरियाए सिंध से कराची आना हमने पहले कभी नहीं सुना, ये बेसिकली आपने किया तो कैसे किया, सफर कहाँ से आगाज किया, पहले तो ये बताएं। हमने बेसिकली इस एक्सपीडिशन का आइडिया ये था कि दरियाए सिंध को जहाँ से ये दाखिल होता है पाकिस्तान में, इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान फ्रॉम द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से लेके तो हमने इसको डेल्टा तक या कराची तक इसको राफ्टिंग करनी थी इसके अंदर। आइडिया इस तरह आया कि मैं काफ़ी ज़मानों से आई ट्रैवल टू द नॉर्दर्न एरियाज़, और कराकुरम हाईवे के साथ साथ दरिया सिंध चलता है। अगर आप इस्लामाबाद से निकलें स्कर्दू जा रहे हो तो दरिया सिंध आपके साथ साथ चलता रहता है। तो मैं सोचता था यार कि सड़क से दरिया नज़र आ रहा है, हाउ वुड इट फील टू एक्चुअली लुक फ्रॉम द रिवर अप टूवर्ड्स द, कि दरिया से आप ऊपर देखें तो वो क्या आपके कैसा लगेगा आपको। लेकिन ये एक वैसी बात है। बेसिकली फिर आइडिया इस तरह था कि क्योंकि पहले ये काम कभी नहीं हुआ, नोबडी इज एवर डन दिस। पहले एक्सपीडिशंस हुए लेकिन वो अटक से या तरबेला से कराची तक हुए, उसमें एक उन्होंने लिमिटेड किए होंगे, वो अभी तक इतना पोर्शंस में किया है, बट नोबडी इज एवर राफ्टेड द एंटायर कोर्स ऑफ इंडस इन पाकिस्तान। सो वो एक आइडिया भी, चैलेंज भी था। एंड देन and we also wanted to actually talk about water issues and दरिया सिंध की जो हेल्थ है उसके बारे में भी हम अवेयरनेस रेज करना चाह रहे थे। तो इट टर्न इनटू एन एक्सप्लोरेटरी एंड साइंटिफिक एक्सपेडिशन इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉबिंग ऑन अ राफ्ट ऑल द वे टू कराची। यानी एक्सप्लोरेशन के साथ साथ आप जो है वो अवेयरनेस भी इसकी फैला रहे थे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका तो फ्लो ही इतना ज्यादा होता है रिवर का, तो उसमें किस तरीके से पॉसिबल है कि आप ऐसे राफ्टिंग कर लें? बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारा नॉर्दर्न लेग थी हमारे एक्सपेडिशन की, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वाइट वाटर। वाइट वाटर का मतलब है कि दरिया जो है गॉर्जेस में से गुजरता है, तो वहाँ पे उसका फ्लो बहुत होता है और रैपिड्स बनते हैं। रैपिड्स आर डेंजरस बिकॉज इफ दे सक यू दे डोंट लेट यू आउट, आपको अंदर ही वॉशिंग मशीन की तरह घुमाते रहते हैं। तो हमने जो फिर हम 6 लोग थे नॉर्दर्न लेग में, हमारे साथ 3 हुंजा के लड़के थे, सनीफ था, आतिफ था और सुल्तान करीम। सनीफ एंड आतिफ आर रिवर राफ्टिंग गाइड्स। मैंने भी थोड़ी बहुत राफ्टिंग की है नेपाल में, और फरमान अहमद वाज माय सेकंड टीम मेंबर एंड ABM फैसल वाज थर्ड। ये हम नॉर्थ की भी बात कर रहा हूँ, हम 6 लोग। तो टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट हैव मच ऑफ राफ्टिंग एक्सपीरियंस इन द वाइट वाटर। तो ये बेसिकली एक रिस्क ही था। और दूसरी मजे की बात बताऊं कि हमारा जो ऊपर जो दरिया सिंध है नॉर्थ में, उसका पानी इतना ठंडा है, इतना बिकॉज ग्लेशियल, नो डाउट ग्लेशियल वाटर्स, कि आप उसके अंदर अगर गिर जाएं पानी में तो 3 मिनट सर्वाइवल टाइम है। That's it. Within 3 minutes you will freezing water होता है। Freezing, yeah, you'll get hypothermia and you'll die. उसकी प्रोटेक्शन के लिए यू वेयर अ ड्राई सूट, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल। ये कहती हूँ अवेलेबिलिटी उसकी कैसे होगी? आप लोगों ने कहा नहीं कि ना जाएं, इट्स वेरी डेंजरस। सो चेक दिस आउट, आई मीन वी वर वेयरिंग वेट सूट्स जो कि 5 डिग्री से ऊपर के पानी में काम करता है, 5 डिग्री से नीचे वो काम नहीं करता। तो हमें वेट सूट्स भी कौन से मिले? सेकंड हैंड लंडे के। एंड जब ऊपर हमने शुरू किया हमजी गोंद से, तो मैंने जानबूझ के अपने आप को, आई थ्रू माई सेल्फ इन द वाटर टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट सूट। इट वाज नॉट इफेक्टिव, लाइक मुझे लिटरली हैड टू बी आउट इन 1 मिनट बिकॉज इट वाज सो, तो प्रोटेक्शन नहीं थी। सो बेसिकली वी राफ्टेड अ वेरी डेंजरस पोर्शन ऑफ द इंडस विद लंडे के वेट सूट्स। Baki we had life jackets proper, we had obviously helmets, and the raft was properly made for white water. अच्छा, पर सेफ्टी, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो
तो बीच में बहुत मसाइल भी आते हैं, आप रुके भी होंगे यकीनी तौर पर, कैंपिंग भी की होगी, कहीं भी रुकना पड़ सकता है आपको, कहीं इमरजेंसी हो जाती है। मसाइल क्या है इस पूरी ट्रैवलिंग में, और कितना लंबा ये सफ़र था, कितने दिन का था जब आप यहाँ आपने कंप्लीट किया एक्सपीडिशन? तो हमने ये जो है एक्सपीडिशन शुरू किया था हमजी गोंद से। हमजी गोंद खरमंग डिस्ट्रिक्ट में, बल्तिस्तान में। अच्छा। आपने कारगिल तो ऑब्वियसली सबने नाम सुना है। सो स्कर्दू कारगिल रोड पे आप LOC की तरफ जाएं तो LOC से 10 किलोमीटर नीचे हमजी गोंद है, जहाँ से हमने अपने राफ्ट्स डाले। और इट टुक अस 4 days टू रीच स्कर्दू बाय द वे। तो ये मैं देख रहा हूँ अखबारों में लिखा हुआ स्कर्दू से कराची, सो स्कर्दू से नहीं, हमजी गोंद टू कराची। या सो ओवरऑल हमें 45 days लगे हैं इस पूरे एक्सपीडिशन पे। लिटिल टेक्निकल सवाल, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपसे किस तरह पूछूं कि पानी का जो फ्लो था, इट वाज 4 दिन आपको पानी की वजह से लगे या रास्ता ही इतना है कि आपको 4 दिन? नहीं, रास्ता भी बहुत लंबा है। एंड देन यू नो फ्लो का, देखिए सबसे जो मुश्किल काम था वो था कि आपको कहाँ से एंटर होना है रिवर में और कहाँ से एग्जिट करना है, बिकॉज राफ्ट इज हैवी, यू नो। ऊपर जो था उस राफ्ट में तो ऑब्वियसली इंजन नहीं था, तो हम 6 लोग उठाते थे, इट वाज वेरी हैवी। आई मीन, और फिर ये नहीं है कि आपने राफ्ट उठाया और सड़क पे चले गए, वहाँ पे यू नो स्लोप्स हैं, यू नो पहाड़ी एरिया एंड रॉक्स एंड बोल्डर्स एंड एवरीथिंग। सो वो एंट्री और एग्जिट जो था फ्रॉम द रिवर वाज ऑलवेज चैलेंजिंग, इवन साउथ में भी, बिकॉज यू नो कहाँ से आप निकलेंगे, क्योंकि सड़क हर वक्त दरिया के साथ तो नहीं चलती, समटाइम्स द रोड गोज माइल्स, बहुत दूर होती है। तो वो फिर ट्रक को जो सेकंड लेग में देयर वाज अ ट्रक, सेकंड लेग में फिर पाकिस्तान नेवी वाज ऑन बोर्ड विद अस। सो उनकी 2 ज़ुलू बोट्स थी जिसके अंदर इंजन फिटेड होता है, दे ब्लैक बोट्स, दे रबर बोट्स एज वेल, रबर राफ्ट्स विद इंजन्स। तो सेकंड लेग में फिर हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी के 6 कमांडोज थे, नेवी SSG सील्स, और 3 एक बोट में, 3 एक बोट में, और हम 3 मेंबर्स थे। और फिर हमारे साथ आफिया सलाम भी थी, शी जॉइंड अस इन द सदर्न लेग ऑफ द जर्नी। और शी वाज वेल, you know, she was traveling she traveled on the boat in certain portions, not but mostly she was there, and we called her the Iron Lady because जितनी coordination उन्होंने की है इस सारे एक्सपीडिशन के लिए, it wouldn't have been possible without her. तो सिंध में आप जब दाखिल हुए, दरियाई सिंध की तरफ वजाहत, तो कहाँ से आप दाखिल हुए थे जब आप सिंध में एंटर हुए? तो what's that spot? Southern leg में? Southern leg में। So southern leg में, अब check this out. Now when we talk about दरियाई सिंध और पानी और उसके issues, तो नॉर्दर्न सेक्टर में तो हमें कम पानी चाहिए था, बिकॉज गर्मियों में आप वहाँ पे इट्स टू वाइल्ड, मतलब आपको नहीं कर सकते। नीचे हमें चाहिए था ज़्यादा पानी, और ज़्यादा पानी होता है गर्मियों में, सो एक काइंड ऑफ अ डबल एज सॉर्ड लाइक। तो वो हमने शुरू करना था तरबेला के उस तरफ, गाजी एक जगह है, गाजी से हमने फिर अटक आना था और फिर नीचे आना था। बट गाजी से जब हम राफ्ट्स लेके गए तो पता चला उधर से पानी है ही नहीं, नॉट इनफ वाटर, सो वी हैड टू स्किप दैट पोर्शन। देन वी वेंट ऑन दरिया काबुल, जहांगीरा एक जगह है नौशहरा के पास, तो हमने दरिया काबुल में राफ्ट्स डाले, एंड देन वी ट्रेवल डाउन दरिया काबुल फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स एंड जॉइंड इंडस एट अटक, एंड देन ऑल द वे डाउन। अच्छा, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि फोटोग्राफी भी आपने साथ साथ की है, वीडियोस भी बहुत सारी बनाई है, ये क्या प्लान था बेसिकली? क्या आगे आप मुस्तकबिल में कोई डॉक्यूमेंट्रीज पे बाकायदा तौर पर लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लान ये था बेसिकली कि हम इस एक्सपीडिशन को सिर्फ एडवेंचर के पैराए में नहीं देखेंगे, इट विल बी एन एक्सपीडिशन वेयर वी विल डॉक्यूमेंट द होल रिवर, बिकॉज देखें आप मॉडर्न डे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, डैम्स बन रहे हैं, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो हम फॉर पोस्टेरिटी से, अगली जनरेशन के लिए हम चाहते हैं कि हम दरिया सिंध को डॉक्यूमेंट कर लें कि ऐसा होता था। उसके अलावा वी वांटेड टू डॉक्यूमेंट द पीपल्स अलोंग द इंडस, यू नो, बायोडाइवर्सिटी, लाइक बड़ी खूबसूरत जगहें मुझे नजर आ रही हैं इसमें, बड़ी प्यारी जगहें। सो वी वांटेड टू प्रीटी मच लुक एट different aspects, you know, क्योंकि इंडस इज आवर लाइफ लाइन, इंडस गिव्स अस ब्रेड, इंडस नहीं है तो हम नहीं है। बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस जो हैं इंडस के किनारे पैदा हुई और ख़त्म होगी, बिकॉज द रिवर चेंज्ड इट्स कोर्स और द रिवर यू नो ड्राइड अप, देयर वाज अ ड्राउट इन दोज एरियाज। ड्राइड अप का मतलब इस तरह नहीं कि ड्राई हो गया, बट पानी कम हो गया, और पानी अभी बहुत कम हो गया। तो बेसिकली आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, क्या आपने बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटरी का बेसिकली पूछा। आगे चलते हैं। सो यू हैव एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड इट एंड यू हैव वी कंप्लीटली मेड अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज, एंड देन इसकी एक किताब भी निकलेगी, देयर इज अ बुक इन द ऑफिंग। सो ग्रेट। सो हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर? 45 days. 45 days. Yeah. 45 days. And सारा रास्ता जो है वो पानी पर ही किया या you?
Well, I mean, जहाँ पे हमें पानी मिला, okay, for instance, like अब लोग कहेंगे कि in its entirety, no, we didn't raft every inch of Indus. Like north में हमने कोई sections जो हैं छोड़े. For instance, Rondu Gorge है जहाँ पे आपने it's too dangerous because it's a gorge, you cannot go in and you cannot go out. और वहाँ पे पानी इतना वाइल्ड होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के वाइट वाटर राफ्टर्स आते हैं और वो भी मुश्किलों से कर सकते हैं. तो हमने वो सेक्शन छोड़ा. फिर हमने वो सेक्शन छोड़ा जहाँ पे द्यामर बादशाह डैम बन रहा है बिकॉज इट्स कंप्लीट, इट्स अ मेस. तो कुछ सेक्शंस हम छोड़ते थे जहाँ पे हम वाइट वाटर राफ्टिंग नहीं कर सकते थे बिकॉज यू नो रैपिड्स आर टू डेंजरस. फिर हमने साउथ में वो जगह छोड़ी जहाँ पे पानी था ही नहीं. राइट. और ऑब्वियसली वो फिर इन जगहों को स्पेशली फ्रॉम कोटरी टू द खारो चांद देयर इज नो वाटर. तो क्या हम रेत में अंदर राफ्टिंग करते हैं? एंड यू हैड दोस पीपल ऑन बोर्ड जिनको मालूम था कि वहां पे पानी नहीं है और कम है. हमें मालूम था, हमें पता था बिकॉज यू नो हम पूरी रिसर्च के साथ चल रहे थे. हमारे पास चार्ट्स आते थे वाटर फ्लो के फलां बैराज से कितने क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, यू नो. एंड बट हम उन दिनों में हमने राफ्टिंग की विच इज फ्यू डेज अगो एक्चुअली, जहाँ पे इस वक्त पानी की बहुत शदीद किल्लत है. सिंध में भी और जनरली भी हमारा तरबेला जो लेक है इट्स ऑन डेड लेवल. सो वी आर गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, इन टर्म्स ऑफ पानी नहीं है, अभी ग्लेशियल मेल्ट पूरा नहीं हुआ. सो दिस अ लॉट, देयर आर मेनी इश्यूज. हम बाय रोड भी ट्रैवल करें ना तो हमारी बड़ी लंबी तैयारी होती है, हमारी बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं. फिर हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं. अगर हम स्कर्दू जा रहे हैं उससे आगे जा रहे हैं. इसके लिए आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ी, कितनी चीजों को अरेंज करना पड़ा कि यार ये सब कुछ हमारे पास होगा तब ये एक्सपीडिशन हो सकता है. इस एक्सपीडिशन को प्लान करने में 2 साल लगे. 2 साल? यस, इट टुक मी 2 years टू प्लान द होल थिंग, टू गो लुक फॉर स्पॉन्सर्स, यू नो. और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पॉन्सरशिप कोई नहीं. मुझे जो स्पॉन्सरशिप मिली इस प्रोजेक्ट के लिए 1 महीना पहले, तो इतना कुछ हो गया था कि आई वाज गोना गो फॉर इट. मैंने कहा मिलती है नहीं मिलती मैं तो करूंगा बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक. बट थैंक यू सरीना होटल्स, आई मीन दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हेल्प्ड अस आउट. एंड थैंक यू पाकिस्तान नेवी बिकॉज वो भी फिर सदर्न लेग में उन्होंने हमें सपोर्ट किया. एंड थैंक्स टू यू कि आप आए और आपने हमारे साथ ये पूरी स्टोरी शेयर की. और यकीनी तौर पर ये बड़ी इंस्पायरिंग भी है कि जिस तरीके से आपने ये पूरा ट्रैवल किया है, इसको एक्सप्लोर भी किया है और अवेयरनेस भी ऑब्वियसली इससे फैलेगी. जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि आप आगे जाके इस पर डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करेंगे. थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया शो में. Last thing I would like to say is I would like to thank my expedition team because without them it wouldn't have been possible. Lieutenant Commander Nisar Babar, Farman Ahmed, Habib Faisal, Afia Salam, Sanif, Atif, and Sultan Kareem and other commandos who were with us. भाई इस तमाम कमांडोज को हमारी तरफ से भी बहुत ज्यादा आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने सेफली जो है ये पूरी एक्सपीडिशन करवाई. सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आगे बढ़ते प्रोग्राम में. ये सफर तो आपने देखा जो कि बहुत ही मुश्किल सफर था और जिस तरीके से सफर किया गया उसमें कितनी सफरिंग्स भी करनी पड़ी और कितनी मुश्किलात भी आई, कितने चैलेंजेस आए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये पूरा किया गया है मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होंगे और आगे कोशिश भी करेंगे कि कोई ऐसा स्टेप लिया जाए, खासतौर पर क्योंकि दरियाए सिंध को एक्सप्लोर करना ही बहुत बड़ी बात है. हमें तो बहुत मजा आया सुन के और ये इमेजिन करें कि जो एक्चुअली सफर करके आएंगे उनको कितना मजा आएगा. मजा तो एक और नौजवान को भी आया जिसकी कमीज का बड़ा जिक्र हो रहा है आज का, और वो है जनाब खान साहब का बहुत बड़ा फैन. जब वो उनसे मिला तो नजर आ रहा था कि उसकी खुशी का कोई आलम नहीं था. वो उसकी पूरी बॉडी जो है वो शेक कर रही थी, आंखों में उसके आंसू आ गए थे. चूंकि वो बहुत छोटे से क्यूट से हैं तो उनके चेहरा बिल्कुल पिंक हो गया था रोते बिल्कुल. हुए. और फिर खान साहब ने जैसे कि आप बता रही हैं उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की, वो वीडियो हमने देखी और जब वो मुलाकात कर रहे थे उनकी आंखें भी नम थी तुम्हारा. उसने अबू बकर नाम है तुम्हारा. उन्होंने बड़े प्यार से हैंडल किया. वाज एक्चुअली वेरी स्वीट. आई लाइक द जेस्चर. लेकिन अबू बकर को ये नहीं पता था कि ये कमीज साइन होने के बाद करोड़ों रुपए की हो जाएगी. सीरियसली करोड़ों रुपए की हो गई? बिल्कुल, क्योंकि अबू बकर को इमरान खान की जो साइन की हुई शर्ट है, क्योंकि उनका बेसिकली कुर्ता शलवार था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए की उसके लिए ऑफर हुई है कि ये उनको दे दी जाए. लेकिन अब आगे मजीद ऑफर्स भी आ रही हैं. वो ऑफर्स क्या आ रही हैं और क्या अबू बकर तैयार हैं उन ऑफर्स के लिए? क्या अबू बकर ये सोचते हैं कि इन ऑफर्स को अवेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो अबू बकर से हम मुलाकात करते हैं आज और आपकी मुलाकात करवाते हैं. सबसे पहले तो उनसे ये जानेंगे कि उनको लगा कैसे उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से. अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, जल्दी बताएं कि आपकी साइन हुई भी जो कमीज है अब तक कितने की बोली लग चुकी है जनाब इस पर? जी सबसे पहली बोली 2 करोड़ की लगी थी
और अभी तक जो कल मुझे कल मेरे घर में एक आदमी आए थे, उन्होंने 17 करोड़ की लगा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अबू बकर, तो ये तो हमने देखा कि खान साहब ने तो आपको तोहफा दे दिया, तो आपने क्या तोहफा दिया खान साहब को? एक नीलम की अंगूठी दी जो कि अफगानिस्तान से आई थी आज से 5 साल पहले। उनको मैंने पेशावर में देखा था तो उनके लिए मैंने रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी मुलाकात नहीं हुई। और अल्लाह से दुआ करता रहा कि या अल्लाह एक ना एक दिन मुझे उनसे मिलवाए ताकि मैं उनको ये अंगूठी पहना सकूं। और अल्लाह ताला ने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली और मैंने उनको आज से 2 दिन। बिल्कुल ऐसा है, हमने देखा जब आपने उनको कहा, अंगूठी दी और देने लगे और झिझक रहे थे आप देते हुए, और उन्होंने कहा, देखा, फिर इधर देखा अपनी अंगूठी, फिर वो पहनी, उन्होंने कहा ये देखो चलो मैंने पहन लिया। तो उसके बाद जो है हमने देखा आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आप रो पड़े। तो ये बताइए, क्या रो रहे थे, घबरा रहे थे, डर रहे थे, प्यार आ रहा था, जप्पी मारने का दिल चाह रहा था, क्या जज्बात थे? बस मैं तो उनके सामने बिल्कुल यानी होश हवास में बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी रूपदार पर्सनैलिटी अल्लाह से और बड़े प्यारे थे, तो बोलती बंद हो गई थी उनके ऐसा सामने। होता है जब भी आप अपनी किसी फेवरेट पर्सनालिटी से मिलते हैं, जिसके आप फैन होते हैं, उनके पास आप जाते हैं और उनसे आपकी मुलाकात हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप थोड़े नर्वस तो होते हैं। तो क्या आप भी नर्वस हुए थे? जी बिल्कुल ऐसी बात है। वो मैं जब जैसे ही उनके रूम उनके ऑफिस में इंटर हुआ तो साथ ही में इमरान इस्माइल साहब भी बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही इंटर हुआ, लेफ्ट साइड पे देखा तो उधर सर बैठे हुए। सर को मैंने देख के बस कांपने लग गया था, मैं बस यकीन नहीं हो रहा था। तो इमरान इस्माइल सर ने मुझे पानी की बोतल दी और बिठाया कि ये पानी पियो। तो मैं बैठ के पानी पी रहा था, बस पानी भी हाथ में उसकी बोतल कांप रही थी। और इमरान इस्माइल सर असद उमर साहब को कह रहे थे कि ही कांट बिलीव दैट ही फ्रंट ऑफ इमरान खान। और बिल्कुल ऐसी बात की मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इमरान खान सर के सामने हूँ। मुझे तो अभी भी लग रहा है आप कहाँ पर हैं उनके बारे में बात करते हुए, क्योंकि आप इतने बड़े फैन हैं इमरान खान साहब के। जब मुलाकात हुई तो हमने तो देखा कि उन्होंने नाम पूछा, फिर बोला कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो क्या नसीहत की उन्होंने आपको, ये बताइए। जी बिल्कुल नसीहत की उन्होंने, मुझे पढ़ने का कहा और कहा कि इंशाल्लाह एक न एक दिन पाकिस्तान, मैंने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम करना है और इंशाल्लाह उनको मैं कभी नाराज नहीं करूंगा। इंशाल्लाह एक दिन बड़ा काम पाकिस्तान। तो ये बड़ा काम अबू बकर, ये तो नहीं है कि आपने सियासत में आने का कोई प्लान तो नहीं बना लिया कि मुस्तकबिल में आप सियासत में आ जाएंगे? कोई इरादा है आपका? जी बिल्कुल, पहले तो कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन जब से सर मेरे दिल को अच्छे लगे, सियासत में आने का इरादा हो गया और इंशाल्लाह सियासत में आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर नहीं, इमरान खान बनूंगा। नजर आ रहे हैं शाहजेब बॉस, कैसी है आप? अब जल्दी से बता दें आपकी उम्र क्या है, कौन सी क्लास में है? ये तो हमने सब पूछ लिया, आपका फैन मूवमेंट, लेकिन अपने बारे में बताएं, कौन सी क्लास में है और क्या उम्र है आपकी? 14 साल उम्र है मेरी। मैं पढ़ता हूँ 9th क्लास में एबटाबाद में GHSS नंबर 3 स्कूल में, जो कि गवर्नमेंट है, और आगे इंशाल्लाह सियासत में जाने का इरादा है। अच्छा, सियासत में जाने का इरादा है, लेकिन आजकल अबू बकर आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हम देखते हैं जितने सियासी कारकुन है ना आजकल, वो बहुत ज्यादा जज्बाती हैं और वो उनके जज्बात जो है ना वो उरूज पर पहुंच जाते हैं जब वो अपने सियासी लीडरान के सामने होते हैं। तो क्या आप भी उसी तरह जज्बाती सियासी कारकुन हैं अभी ऑलरेडी? और साथ में क्या आप भी इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे आगे मुस्तकबिल में और उनके सियासी कारकुन की हैसियत से काम करेंगे? इमरान खान सर हमारे लिए अकेले जदोजहद पे निकले तो उन्हें हमें अकेले होने का एहसास नहीं दिलाना चाहिए, उनका हमें साथ देना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका साथ दें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप उन्हीं को ही सपोर्ट करें, हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। मेरी नज़र में इमरान खान सर अच्छे हैं और किसी और की नज़र में कोई और अच्छे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सब लोगों से कि आप जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनको मैं सपोर्ट करता हूं, आप उन दोनों के दरमियान फर्क करें, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनका जो कि उनका मकसद है और किस नाम पर वो सियासत कर रहे हैं, यानी
किस लिए वो सियासत कर रहे हैं, इस बारे में पढ़ें। फिर जो आपको हक पे दिखता है उन्हीं का ही साथ है। मैं तो मेरी नज़र में तो इमरान खान सर ऐसे हैं, और इंशाल्लाह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा फर्ज बनता है, जैसे वो हमारे लिए अकेले जद्दोजहद के लिए निकले हुए हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका साथ। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप जिस भी सियासी लीडर को फॉलो करें आप उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ें, आप उनके बारे में पढ़ें, उनकी आइडियोलॉजी क्या है या उनका नजरिया क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है की, और छोटी सी उम्र में नजर आ रहा है बहुत कुछ कि आगे आप क्या करने वाले, लेकिन जो भी करें अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आपको अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप अपनी मासूमियत कभी ना खोएं। और इसी बात पर वक्फा लेते हुए पे जाने से पहले, यासर हुसैन की फिल्म ने एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते, इसकी खबर डिटेल के साथ वक्फे के बाद। स्टे विद अस। पाकिस्तान में शाज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया, और आप हमारे साथ वफ़े में भी साथ थे। लेकिन एक बात तो आप और मैं अक्सर देख रहे होते होंगे कि शाज़ेब और माया इस बात पे जरूर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा जो इमेज दुनिया के सामने जो बन रहा है वो कैसा है। शाज़ेब, चाहे हम अपने टूरिज्म का जिक्र कर रहे हो या दीगर मामलात का जिक्र कर रहे हो, क्योंकि खासतौर पर जब ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो वहां पर उनका रवैया कैसा होता है, क्योंकि जाहिर है आप जिस भी मुल्क में रह रहे होते हैं वहां के लोग आपको नोट भी कर रहे हैं आपका क्या रवैया है। अभी रिसेंटली एक टर्की का ही मामला था, उसका भी हम किस दिन जिक्र करेंगे। लेकिन खैर, लंदन में आजकल पाकिस्तानी सियासत बहुत चल रही है। एग्जैक्टली, मैं कहती कि सियासी माहौल जो यहाँ पर है, गर्मा गर्मी जो भी चल रहा है और इसका एक्टिवनेस है, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है ना, वो इन्वॉल्व भी हैं, वो एक्टिव भी हैं, वो रिएक्टिव भी हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा रिएक्टिव और अभी हमने रिसेंटली देखा था नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर में, रिसेंटली क्या वहां तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, कारकुनान को अलग किया जाता है। इवन अगर बात जमामा गोल्डस्मिथ के घर की हो तो वहां पर भी कुछ कारकुन पहुंचे, वहां पर भी हमने देखा रक्स किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, कुछ गैर मुनासिब बातें भी की जाती हैं। बिल्कुल, और फिर जाहिर है जब कारकुनान ऐसे इकट्ठे होते हैं, आमने सामने आते हैं, तो फिर बड़ी अजीब किस्म की बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज कितना खराब होता है ये जानना बहुत जरूरी है। फिर पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसकी भी बात हमें करनी है, कुछ सियासी मामलात की भी बात करनी है, कि अब तो सियासत लंदन से पाकिस्तान तक चल रही है। तो इसी पर आज हमने स्पेशली दावत दी है, हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। लंदन में काउंसलर का इलेक्शन जीतने वाले लेबर पार्टी के आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शाज़ेब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम टू पाकिस्तान। आप अपने मुल्क आए हुए हैं, हमारे आज मेहमान भी हैं। शाज़ेब ने बड़ा जुमला मारा, मुझे हंसी आ गई कि आजकल लंदन से पाकिस्तान के मामला, मैंने कहा लंदन से पाकिस्तान के मामला तो पहले भी बड़े गर्मा गर्म होते थे, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं आफ्ताब साहब, और जो सिचुएशंस हैं, कंग्रेचुलेशन इन ऑर्डर बिकॉज आप अभी माशाल्लाह इलेक्शन में जीते हैं, लेकिन जो माहौल नजर आता है जिसपे हम पाकिस्तान यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो परेशान होते हैं कि हमारा इमेज क्या जा रहा है, ये हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या हमारे एहतजाज हमारा राइट है, लेकिन हम तरीका क्या अपनाते हैं, ये तो हमारी चॉइस है ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रही माया। आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ, आई वुड से, जो जज्बा है ओवरसीज पाकिस्तानीज का पाकिस्तान में एक बेहतर सिस्टम को लाने का, उसको तो हम सॉर्ट ऑफ उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक दे आर वेरी, आई वुड से, पैशनेट अबाउट इट, और ज्यादा पेट्रियोटिक फील करते हैं। आई थिंक दिस व्हाट हैपेंस इज इट्स अ टिपिकल, I would say, expat mentality. When you leave the place, you romanticize it more. You want to be ज़्यादा attachment होती है, and then पाकिस्तानी जो expatriate हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ से, मुंसलिक है पाकिस्तान की सियासत से। वो यहाँ के सारे चैनल, आपका चैनल बहुत देखा जाता है वहाँ पे, तो वो दैट इज काइंड ऑफ वो तो उनको पता है कि क्या हो रहा है। अब जब आपने बात की बेसिकली कि जो एहतजाज है, देखिए एहतजाज और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करना एक जमहूरी हक है, ये हर मुल्क में, जमहूरी मुल्क में पाया जाता है। यूके और पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक चीज जो मुंसलिक करती है दोनों के यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ और वहाँ बिल्कुल सेम है बेसिकली। अब होता यह कि जब वो देखते हैं यार कि इस सिस्टम में इतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ पे वो जो एक कहते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी विदाउट डेवोल्यूशन ऑफ पावर is basically revenge on common citizen. So that is what is happening in Pakistan. देखिए
पॉलिटिक्स की एक बात है कि आपने डिस्कस किया है बजट्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड फॉरेन अफेयर्स, लेकिन क्या डिलीवरी हो रही है आम आदमी को? वहां पे हमारी पॉलिटिक्स का जो कनेक्शन है तो वो उससे बड़ा पैशनेट फील करते हैं। वो अपनी फैमिली से बात करते हैं, ये कहते हैं यार आज ये मसला है, आज यहाँ हम जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं हम पाकिस्तान का जो टैलेंट है बल्दियाती मसाइल में फंसा रहता है, वो बेचारा उससे आगे बढ़ नहीं पाता। तो आई थिंक तो वो जो एहतजाजी वो जो है ना वो अपना वो राइट यूज़ करते हैं। एंड आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम एहतजाज के लिए जाते हैं तो उसका एक पुरअमन तरीका भी हो सकता है, उसका एक डिफरेंट एहसन तरीका हो सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और कुछ लोग जज्बात में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे वहाँ पे जो एक हाइड पार्क में एक जगह है वहाँ पे स्पीकर्स वाले लोग जाके खूब किसी के खिलाफ भी, क्वीन के खिलाफ भी वहाँ पे बैनर लेके खड़े रहेंगे जो उनके दिल में जाएगा। तो आई थिंक दोज पीपल आर ट्यून टू दैट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ यू नो कंडीशनैलिटीज, तो वो उसको समझते हुए आगे जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस जगह पे नवाज शरीफ साहब की रिहाइश है मेफेयर में, वहाँ के जो रेजिडेंट है वो भी बड़े परेशान है इस वक्त कि यार हमने इतनी महंगी जगह पे घर इसलिए हम सुकून से रहेंगे, लेकिन उनका सुकून इलेक्शन जीतने वाले हैं, जीते हैं लेकिन आपके ऊपर भी आप समझते हैं कि इस किस्म के वाकयात या इस किस्म की सियासत जो सड़कों पर इन लोगों की जानिब से की जाती है जो वहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भी असरअंदाज होती है एज अ पाकिस्तानी? आई थिंक उसमें शायद मेरे डायरेक्ट इलेक्ट्रल इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज आपका जो ओवरऑल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी उसमें बहुत मिक्स वोट्स हैं, मिक्स वोट। तो पीपल वुड बी मोर कंसर्न जब मैं जाऊंगा एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, दे विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन दी एजुकेशन इशू ऑन दिस रीजन, अपने प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, उनका सोल्यूशन, और वो पूछते हैं और वो अकाउंटेबल है। मुझे वहां पे सर्जरीज करनी होती हैं कि वंस अ वीक आई वुड बी देयर फॉर 2 hours सिटिंग इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी एंड पीपल एंड एन ओपन डोर पॉलिसी, पीपल वुड बी कमिंग इन आस्किंग मी कि यार हमने ये हमारे इश्यूज हैं बताएं। वो केस रजिस्टर होता है, उस केस के बाद एक केस वर्कर असाइन होता है। माय रिस्पांसिबिलिटी टू गेट इट डन। आपको लोगों को रेजोल्यूशन देना होता है। आई थिंक मैं अकाउंटेबल हूं। एवरीबॉडी कैन नॉक माय डोर एंड आस्क मी कि मिस्टर सिद्दीकी व्हाट हैपेंड, राइट, सी यू आर अकाउंटेबल, अग्रीड। आपने जिस बात का सिर्फ जिक्र किया, इजाजत के साथ सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप एक किसी ओहदे पे आते हैं तो आपके साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। साहब, अब आप शाजिब ने इस तरह बात की और आप हाइड पार्क जब मैं जाती हूँ तो हम देखते हैं कभी कोई एहतजाज हो रहा होता है, एक ही हाइड पार्क में अलग अलग जगहों पे भी एहतजाज हो रहा होता है, लेकिन पॉइंट इस बात का है कि वो एक जगह गवर्नमेंट ने दी हुई है एहतजाज की। लोगों की पर्सनल स्पेस में दाखिल हो जाना हमने माजी में देखा है। लोग अपनी अगर यूके में हैं तो नवाज लीग के जो हैं वो कुछ रहनुमा अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पर जाकर उनके ऊपर जो है वो बरस जाना, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं। यही चीज हमने पीटीआई के जो साबिक कौमी असम्बली स्पीकर थे उनके साथ यही जो है वाकया पेश आया। बात इस बात की है कि जब आप बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, तो लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में रहने वाले कि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब वो बेहतरी की तरफ देखते हुए देखते हैं कि वहां पर भी ये हो रहा है तो वो असर यहां पर भी पड़ता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक इशू जो पर्सनल स्पेस का है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई पर्सनल स्पेस is sovereign. Yeah. Nobody can interfere with that. Basically, this is a fundamental issue. It's my human right to have a peaceful life wherever I go. Well, I'm not wearing any party's jhanda at that point of time. So I think approaching people in the restaurants and you know when they are sort of having their personal time, that is not allowable in any decent democracy. पहली बात, and any decent society. और दूसरी बात ये है कि उसके लिए जब इस तरह होता है तो वहाँ पे एक कानूनी ज़राए मौजूद हैं। Because if somebody would going to interfere in my personal space and my personal time, he would be dealt it very strongly. तो आई थिंक वो चीज तो probably we need to understand that as a decent human being, we would not be allowed to do certain things जो हम खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ गए, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपनी फैमिली के साथ निकले हो और कोई आपके साथ ये करे, आप अगर नहीं चाहेंगे तो आप किसी के साथ भी ना करें। आई थिंक that is a red line which should not be crossed. अच्छा, आपके एनर्जी एनालिसिस जो है हम माशाल्लाह वो भी सुनते आए हैं माजी में, और अब भी हम चाहते हैं कि इस वक्त जो मौजूद हालात हैं उसमें एक सियासी मामला तो चल रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, इससे निमटने के लिए आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या सख्त फैसले करने हैं, कैसे इन मसाइल से निकलना है, क्या करना पड़ेगा? हम हर तरफ से पाकिस्तान में बहरान देख रहे हैं। Shahryar, it's a very important question. Oh, sorry. Shahryar, it's a very important question, and my apologies. I think the issue यहाँ पे ये आता है कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त। I was at a conference अभी recently अबू धाबी से मैं आया हूँ,
तो चैलेंज ये है कि आपकी ऑयल की प्राइस, आपकी LNG की प्राइस, आपकी नेचुरल गैस, आपका कोल, आपका बायोमास, एवरीथिंग विच प्रोड्यूस एनर्जी हैज गॉन 4 or 5 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू बेसिक। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे रिजर्व्स बहुत कमजोर हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, वी गॉट अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन। पुटिंग दैट ऑल इनटू पर्सपेक्टिव, I think the oil subsidy, and I'll be very controversial here, the oil subsidies, the petrol subsidies could not, they are not sustainable for your, because आप ये समझ लें कि पाकिस्तान एक छोटा सा घर है, हम सब उस घर के फर्द हैं, हम सब कुछ कमाते हैं, लेकिन हमारा एक सर्टन एक्सपेंस है कि हम नहीं वो कर सकते। फॉर एग्जांपल हम एक सर्टन लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते, आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो हमारा ज्यादा है, उस लग्जरी की वजह से वी कांट डू दैट। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस। हमें अपना मतलब आपका जो सवाल है कि देखिए गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती इस वक्त, बाइडन भी जो है वो ऑयल प्राइसेस को नहीं कर सकता। इट्स अ ग्लोबल इशू, इट्स अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। और अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो चाइना इज नॉट इन द प्ले। व्हेन चाइना कम, अभी चाइना में रिस्ट्रिक्शन है कोविड की, व्हेन चाइनीज इकोनॉमी गोज फुल थ्रॉटल अहेड, आप देखिएगा कि इसलिए चाइना इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ एनर्जी। व्हेन चाइना गोज अहेड, आप देखिएगा कितना बड़ा क्राइसिस आता है। ये प्राइसेस नहीं रुकने वाली, ये मैं आपको बता दूं। हमें अपने रवैये बदलने होंगे। देखिए मैं, आप, हम सब, मैं समझता हूं कि ये जो हमारे अक्सर लोग कहते हैं इंडिविजुअली, हमें अपने रवैये इंडिविजुअली बदलने होंगे। हमें एक कौम बनना होगा, एक हजूम से निकलना होगा, एक कौम की तरह। मैं समझता हूं कि जैसे एक आप समझ लें कि अनाउंस करेंगे हम एक नेशनल आवर मनाएंगे। नेशनल आवर मीन्स कि 1 घंटे के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी ना बिजली, ना पेट्रोल, ना ऑयल, ना गैस, कोई चीज यूज नहीं करेगा। विल कम स्टैंड स्टिल, डजंट मैटर। ऑल दैट एनर्जी should be diverted to your economic activity, फैक्ट्रीज को मिले, कारखानों को मिले जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको रेवेन्यू कमा के दे सकते हैं। उस 1 घंटे की बचत, आई वुड नॉट से कि इट वुड सॉर्ट ऑफ गिव अस रेवोल्यूशन कोई आ जाएगा, बट इट वुड स्टार्ट गिविंग अस द ब्रीदिंग स्पेस। और ये हमारे रवैयों की है, ये इंडिविजुअल रवैया है। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आज हम सब मिलकर माउंट एवरेस्ट चले जाए। आज हमें अपने हमारे अवाम तो फिर कहते हैं कि हम तो ये जो है ना कुर्बानी देते हैं 12-12 घंटे की, हमारे तो वैसी लाइट नहीं आ रही होती, हमारे यहाँ तो वैसी बिजली नहीं होती, तो हम तो कुर्बानी ऑलरेडी दे रहे हैं सर। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लेकिन देखिए वो है सिर्फ आपकी बिजली की कुर्बानी। बिल्कुल मैं इशू कर रहा हूँ आपकी एनर्जी, पेट्रोल, एवरीथिंग। बिकॉज अभी आप देखें कि लंदन में हम जब ये कोविड का ये सब हुआ, यूके में, हम बाहर आके ड्रम बीट करते थे NHS को। देखो एज अ नेशन वी वर गिविंग अ मैसेज, बिकॉज यू नो यूके का डेथ रेट बहुत हाई था कोविड में। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर वो सिचुएशन नहीं रही। एक खास वजह रही, जो भी रही, देयर इज नो मेडिकल साइंस व्हिच कैन पॉइंट आउट कि व्हाई वुड पाकिस्तान डिड नॉट हैव दैट मैनी कैजुअलिटीज। कुछ हमें पता नहीं, लेकिन जो भी वजह हुई कुदरत ने हमें बचाया। लेकिन आई थिंक यहाँ पे अलावा इसके कि हमारा ये एनर्जी का जो है, हमें अपने रवैये बदलने होंगे, हमें पेट्रोल और उसको बहुत तरीके के साथ देखना होगा। और गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर पाकिस्तानी को इसकी जिम्मेदारी लेनी, हर पाकिस्तानी को जिम्मेदारी लेनी है। ये तो हमने ओवरऑल इस पर बात की। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर कमिंग, और तमाम पहलुओं पर आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और हम कोशिश करेंगे अगली दफ़ा जब आपसे मुलाकात हो तो हम डीपली देखें एनर्जी क्राइसिस को, कि जो इम्पोर्टेड हमारा फर्नेस ऑयल है और फिर हाइड्रो पावर है, उसमें क्या हमारी गलतियां हैं, क्या कोताहियां हैं, वो दूर करने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पाकिस्तान के अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। जिस तरह भी आफ्ताब साहब ने भी कहा कि हमें एज अ कौम मिलकर जो है वो सोचना होगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम एक आवर मनाएं, भले हम ना बिजली के ऊपर करें, लेकिन हम कुछ तो मिलकर कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी पे क्या कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी, ये हमें सब सोचने की जरूरत है। शाहजेब और माया को दीजिए कल तक की इजाजत, इंशाल्लाह होगी आप लोगों से मुलाकात। अल्लाह हाफिज।